सीए फाउंडेशन मई 26 में अब 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। तो 3 मंथ्स की स्टडी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 मई से होने वाला है। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग आपके पास में 100 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो कुल मिला के 100 डेज में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें किस पैटर्न पे आप स्टडी करोगे, क्या मैटर पढ़ोगे, और अगर आपको लगता है कि यार कुछ सब्जेक्ट टफ पढ़ रहे हैं, स्पेशली जैसे मैथमेटिक्स जो क्यूए है वो आपको टफ लग रहा है, तो मिनिमम कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें जिससे कि हम इजीली सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर सकें, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को मिल सके। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखें कि आपके पास में 100 डेज का टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है, जो आपका फेब टू 13 मई 26 के बीच में आपके पास में 100 डेज का टाइम आपके पास में बचा हुआ है। 4 आप लोगों के पेपर है, तो 100 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मान के चलेंगे 25 डेज का टाइम आप लोगों के पास पर सब्जेक्ट को मिलता है। अब 25 डेज का टाइम पर सब्जेक्ट को मिलता है, तो इसकी वर्किंग क्या करें। तो देखो ऐसा नहीं है कि साहब 25 डेज का टाइम मिल रहा है तो हमारे पास काफी टाइम है, हम इजीली पढ़ लेंगे। आप मान के चलें कि जो 25 डेज का टाइम है इसको आप 4 रिवीजन में लगाओ। पहला रिवीजन 10 डेज में हो जाएगा, फर्स्ट रिवीजन 10 डेज में हो जाएगा, आपका सेकेंड रिवीजन 6 डेज में हो जाएगा, थर्ड रिवीजन जो है वो आपका 4 डेज में हो जाएगा, एंड फोर्थ जो रिवीजन है वो आपका 2 डेज में हो जाएगा। तो कुल मिला के 22 डेज पर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। 3 डेज पर सब्जेक्ट एंड 12 डेज का टाइम आपका बचा हुआ है, वो आप इमरजेंसी के लिए छोड़ दो कि कभी कोई काम आ गया, अर्जेंसी में नहीं पढ़ पाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप छोड़ दो। तो ये आप लोगों को 4 रिवीजन करना है। वैसा होता क्या है बेसिकली कि बच्चे अक्सर जैसे एक सब्जेक्ट का 25 डेज का टाइम मिल गया तो आराम से धीरे धीरे पढ़ेगा, वो एक बार रिवीजन करेगा, 2 बार रिवीजन कर लेगा, लेकिन जब एग्जाम में रिवीजन करने बैठता है तो उसको कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे, जैसे पहले 10 डेज में रिवाइज किया, तो ये मान लो कि जितना पोर्शन आप 10 डेज में रिवाइज करोगे, अगला रिवीजन आप 60% टाइम में कर लोगे, यानी 6 डेज में उतना ही रिवीजन कर पाओगे सेकंड टाइम करोगे जब जितना आपने 10 डेज में किया है। और अगले बार जब रिवीजन करोगे तो उतना ही रिवीजन आप 4 डेज में कर पाओगे, और फिर उससे अगले बार करोगे तो उतना ही रिवीजन आप है वो 2 डेज में कर पाओगे। तो कुल मिला के 22 डेज में आप रिवीजन करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो 22 मतलब लास्ट में जाके 2 डेज में आप रिवाइज करने की पोजीशन में आ गए, और एग्जाम में 1.5 डेज का टाइम मिलता है। तो जो चीज़ 2 डेज में पढ़े हो तो अगले बार अपना 1.5 डेज में पढ़ सकते हैं। तो जितना पढ़ा है वो पूरा पूरा आप लोगों को बेनिफिट दे देगा। तो एक तो आप इस तरह से वर्किंग कर लें। अब ये जो आप पहला रिवीजन करोगे 10 डेज का, तो देखो अब एक चीज तो ध्यान रख के चलो कि अब आप सोचो कि यार कोई फेस टू फेस क्लासेस मिल जाएगी, वो तो पॉसिबल होगी नहीं अब, क्योंकि जो बच्चे जो सीए के बच्चे होते हैं, तो पहले बात तो जिन्होंने 12th के साथ तैयारी कर ली वो मई में बैठ जाते हैं, और जिन्होंने नहीं करी है वो सितंबर में बैठ जाते हैं, सितंबर में कुछ बच गए तो वो जनवरी में बैठ जाते हैं। तो अब आज के बाद में कोई भी फेस टू फेस क्लासेस कहीं भी स्टार्ट होने वाली नहीं है। उसका रीजन है कि जिन्होंने 2-2 3-3 बार पढ़ लिया वो पढ़ेंगे नहीं, और जो बच्चे 12th अपेयरिंग है उन्होंने जो तैयारी करनी थी वो कर ली, अब तो वो बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए फेस टू फेस क्लासेस कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, आपको लगता है कुछ है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप लोगों ने अगर एक बार क्लासेस ले रखी है तो फिर क्लासेस लेना बेनिफिशियल नहीं होता। क्लासेस लेना बेनिफिशियल इसलिए नहीं होता क्योंकि बार बार आप पढ़ोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। क्लासेस एक बार ही होनी चाहिए, नंबर ऑफ टाइम क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्लासों का कोई मतलब नहीं है। और ये जो आपको टाइम मिल रहा है, इसमें जो आपको पढ़ना है वो एक तो आईसीए
आई का SM पढ़ना है। और इसके अलावा आप ये मान लो कि 3 अटेम्प्ट की RTP, MTP एंड सजेस्टेड, इससे अलावा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से पर्पस सोल्व हो जाएगा। कोई भी मार्केट के नोट्स पढ़ने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो वो मार्क्स नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए आप जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करने में आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। इसलिए आप लोग केवल और केवल जो है वो ICAI के SM से पढ़ो, बाकी मटेरियल जो है उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। तो ये करना है, इस तरीके से आप लोगों को जो वर्किंग करनी है। अब जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते समय क्या करना है कि आप लोगों ने पहले जो कहीं पढ़ा होगा तो कुछ कंसेप्ट, स्टेप, एजम्पशन फैकल्टी ने नोट कराए होंगे तो उसको एक बार रिवाइज करो। इसके बाद आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करो। मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करते समय जिन जिन पॉइंटों में आपको दिक्कत आती है कि इस पॉइंट्स में डाउट है, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा निशान लगा के और उनको थोड़ा सा बार बार जो है रिवाइज करो। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है, जो आपका बेसिकली थ्योरेटिकल में जो है बिजनेस लॉ है सब्जेक्ट, जो डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप में आप लोगों को 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। और 3 स्टेप में सबसे पहला तो आपको देना पड़ेगा प्रोविजन, एक है रीजन और एक है कंक्लूजन। यानी पहले आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम दे रखी है वो कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, तो प्रोविजन लिखो डिटेल्ड में। इसके बाद में आप प्रोविजन को और केस के फैक्ट को मैच करके रीजन बनाओ कि भाई किस रीजन की वजह से क्या फैसला देने वाले हैं, और लास्ट में कंक्लूजन। ये वर्किंग आप लोगों को थोड़ा सा करना है, ये लो में है और इसमें भी बार बार पढ़ो। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए देखो आपको अलग से नोट नहीं बनाना, अदरवाइज नोट्स की लैंग्वेज लिखोगे ना तो मार्क्स कुछ भी नहीं आने, ध्यान रखना। कई बार बहुत सारे लोग बताएंगे यार साहब बच्चे ने क्या आंसर पूरा लिखा लेकिन मार्क्स नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि प्रोफेशनल लैंग्वेज गई नहीं। प्रोफेशनल लैंग्वेज जब भी होगी जब मॉड्यूल के लाइंस को बार बार रिवाइज करेगा, जब जाके वो प्रोफेशनल लैंग्वेज बनेगी। और जब पर्पस सोल्व होगा आप सोचोगे कि चलो ठीक है यार मैं तो वैसे पढ़ देता हूँ, केवल नोट्स बना के पढ़ लेता हूँ, तो नोट्स से मार्क्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो SM से पढ़ोगे लोग को, जब जाके पर्पस सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है आपकी, बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो ICAI का मॉड्यूल है, इसके अलावा पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप सोचो कि यार ये क्वेश्चनों से काम चल जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन बैंक पढ़ लो पास नहीं हो सकते। उसका एक ही तरीका है कि ICAI के स्टडी मटेरियल से लाइन टू लाइन पढ़ो, और लाइन टू लाइन पढ़ के जो जो मेन कंसेप्ट उसको अंडरलाइन कर लो। तो जब आप उनको पढ़ के जाओगे और उन्हीं में से आएगा, लाइन्स में से उठ के क्वेश्चन बनता है, तो आप क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप लोगों को ये काम करना है। अभी जो आपका QA है, तो देखो QA है तो जिनमें बच्चे जिनका पहले पढ़ा हुआ है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो जिन बच्चों ने पहले मैथमेटिक्स नहीं था 11th-12th में, उन बच्चों को थोड़ा दिक्कत आता है। तो देखो वैसे तो क्या है कि आप जितना ज़्यादा कर सको उतना अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि कम करना है। एक कुछ लिमिटेड चैप्टर्स में आपको बताता हूँ, अगर आप उनको कर लिए तो बहुत कम चैप्टर है और अच्छा स्कोरिंग है, तो उसके बेसिस पे आप कम से कम पास तो हो ही जाओगे। तो जैसे एक है आपका चैप्टर नंबर 4 यानी मैथ का चैप्टर नंबर 4 है, और वो चैप्टर नंबर 4 है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। जिसमें आपका इंटरेस्ट है यानी सिंपल एंड कंपाउंड, और इसके अलावा आपका एन्युटी है। ये चैप्टर जो है इसमें से 14 मार्क्स का वेटेज है, 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका जो चैप्टर 9 यानी जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग LR, इसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12 है, और चारों चैप्टर जो है इसका 20 मार्क्स का वेटेज है।
और इसको भी आप आराम से मतलब थोड़ा पढ़ोगे तो केवल दिमाग ही लगाना है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो 20 नंबर इसको अच्छा तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स है, स्टेट्स में आपका चैप्टर नंबर 13 है, यह है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो ये जो पहला पार्ट है इसका बेसिकली, दूसरा पार्ट सैम्पलिंग है, तो सैम्पलिंग फिर भी थोड़ा टफ लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पहला पार्ट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इसको आप पढ़ोगे तो इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर आपका 14 है, जिसमें इसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड जो दोनों हैं, और वह मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। इस चैप्टर में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और एक चैप्टर 18 है, यह है इंडेक्स। इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो 22 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे, और टोटल देखते हैं तो ये 56 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये तो इसमें से आएंगे। आप ज्यादा चैप्टर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इन चैप्टरों को तो ढंग से कर लेना। अब इन चैप्टरों के आप सारे कंसेप्ट समझ लो, सारे फॉर्मूले देख लो, इनके सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, पास्ट PYQ के क्वेश्चन कर लो। 56 मार्क्स के क्वेश्चन तो इनमें से आने हैं, और वो बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर लोगे। और क्योंकि पूरे क्वेश्चन नहीं करोगे, कम क्वेश्चन करोगे, तो आराम से कर लोगे तो पूरा पेपर आप लोगों का हो जाएगा। और इन पेपर ढंग से आपका, इन चैप्टरों को ढंग से करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो दूसरे चैप्टर आप और ऐड कर सकते हो, जो आपको लगता है कि यार ये चैप्टर और ईजी है, तो ये चैप्टर भी मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग उसकी वर्किंग कर सकते हो। इसके अलावा देखो, आप लोगों के एक जो पेपर आपका अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से करना है। तो ये इस पूरी प्लानिंग को आप लेके चलते हो, और ये पहले एक बार 10 डेज के राउंड में करो, फिर 6 डेज के राउंड में करो, फिर 4 डेज के राउंड में करो, फिर 2 डेज के राउंड में करो। ये वर्किंग कर लोगे तो आप आराम से मतलब जो है ये मई 26 के एग्जाम को इजीली निकाल लोगे। तो आप इसको फॉलो करें, पॉजिटिवली रखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।